मान के चलो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में एक कब्र दिखे और उस कब्र के अंदर से आपको आवाजें आए तो आप क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। आज जुमेरात का दिन था। हर जुमेरात के दिन दरगाह पे चद्दर चढ़ाने जाते थे। अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे दरगाह पे जाकर अब्बू के लिए दुआ मांगकर देने वाली सुकून मिलता था। मैं करीब 2 साल से दरगाह जाती थी हर जुमेरात को। आज जुमेरात का दिन था। मैं अम्मी से बोली दरगाह के लिए निकल गई। मैं घर से तेजी से निकली क्योंकि गली का वह हलीम कमीन नालायक मेरा पीछा ना कर ले। मैं जहां भी जाती थी अल्लाह जाने वो मेरे रास्ते पता नहीं कहां से आ धमकता। लेकिन आज मैंने उस सवेरे से नहीं देखा था, वरना सवेरे से शाम तक मेरे घर के चक्कर लगाते लगाते 1000 दफा हो जाते थे। मैं आज बहुत खुश थी। मेरे दिल में अजीब सा ठंडक था, एक सुकून था। शायद उस कमबख्त हलीम को न देखा इसीलिए, या फिर कुछ और ही वजह थी। मैंने सड़क से ऑटो रिक्शा वाले को कहा दरगाह चले। 10 मिनट के बाद दरगाह से सामने पहुंच गई। मैंने दरगाह से निकली तो अचानक बारिश होने लगी। काले काले बादल अचानक आसमान में छा गए। तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तूफान का मंजर लगने लगा। अचानक सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मुझसे एक भी बाबा ने कहा बेटा आ जाओ दरगाह के अंदर। जब मूड देखी तो वह बाबा जो दरगाह पे रहते थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और दरगाह के अंदर चली गई। शाम होने को आ गई, लेकिन बारिश और तूफान में तेजी से आ रही थी। तूफान और बढ़ गया। लगता था आज सारा गांव इस तूफान के पानी में बह से निस्त ताबूत हो जाएगा। घर से निकली थी तो मौसम एकदम सही था। अचानक ये तूफान और बारिश किसी खतरे की निशानी लग रही थी। मैं दुआ में मुसल्लस पढ़े जा रही थी कि बारिश किसी तरह से रुके और मैं अपने घर जाऊं। आखिर दुआ करते करते वही दरगाह के पास सो गई। मेरी आंख रात में उस पहर को खुली जब जिन्नात लोगों के नमाज का टाइम था। मैं दरगाह से निकलकर बाहर आई और बारिश और तूफान थम चुका था। दरगाह के बगल में कब्रिस्तान था। मेरी नजर अचानक कब्रिस्तान पे पड़ी। कब्रिस्तान की ओर आवाज और दर्दनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं जिंदा नहीं बच सकती। मैं और मंजर देखते बेहोश हो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो घर पे थी। चारों तरफ मेरे घर के लोग परेशानी के आलम में खड़े मुझे देख रहे थे। मेरी आंखें खुलते ही सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई और तरह तरह से अम्मी के सवाल करने लगे। मेरी अम्मी मुझे समझती थी, बोली परेशान मत हो, सब ठीक बताती हूँ। लेकिन बड़े भाई ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अम्मी से बार बार पूछने पर अम्मी ने बस इतना ही बताया कि तूफान की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी दरगाह पे और तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए जब तुम्हें होश आया तो तुम इतना परेशान हो गई हो। मैंने अम्मी की बातों पर यकीन कर लिया, सिर्फ यही दिखाने के लिए ओ बोल रही थी। मैं उन्हें सच मान रही हूं। मैं उठी बरस की जैसे मेरे पीछे कोई बोलो अपनी उंगलियों से सही कर रहा है। मैं डर के पीछे हटी तो वहां कोई नहीं था। ऐसे ही 3-4 दिन तक
लगातार होता है कि बाथरूम की बेड पे अपने ही पीछे, पर्दे के पीछे किसी की आहट लगती थी, जैसे कोई है मेरे पास जो पीछा कर रहा है। मैं बहुत सहम जाती, लेकिन जिक्र किसी से नहीं किया। मुझे लग रहा था ये मेरा वहम है, लेकिन मुझे उस कब्रिस्तान की वो दर्दनाक आवाज, वो मंजर मेरे सामने आ जाता और मैं फिर डर और सहम जाती। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रहने लगी। भूख लगता ना प्यास, आने का दिल भी ना करता। जाने का मेरी वजह से मेरी फैमिली भी, खासकर अम्मी, बहुत परेशान रहने लगी। आज जुमेरात की रात थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, दरगाह पे भी नहीं गई थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटा दिया। मुझे लग रहा था कि पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन पर्दा जब हटाया तो वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की खुली ही रहने दी। मेरा दिल अचानक घबराने लगा। मैं अपने कमरे में इधर उधर चलने लगी। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। दिल बहुत तेजी से घबरा रहा था और डर लग रहा था। मैंने फैसला कर लिया, आज उस कब्रिस्तान में फिर जाऊंगी। जैसे मुझे कोई बुला रहा है कब्रिस्तान की तरफ, मुझे कोई खींच रहा है कब्रिस्तान की तरफ। मैं उठी, दुपट्टा ली। टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने खिड़की खोली और महल से छलांग लगा दी और मुझे कुछ नहीं हुआ। इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद भी जैसे मैं हवा में उड़ रही थी। मेरे बाल अचानक से हवा में उड़ने लगे। मुझे होश था कि मैं खिड़की से छलांग लगाने जा रही हूं और मुझे ये भी होश था कि हवा में उड़ रही हूं। मेरे बाल भी खुले। अचानक मुझे पता था मेरे बाल अचानक हवा में उड़ने लगे। मैंने इधर देखा, कोई परिंदा की तरह जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा था। इधर अंधेरा था। उस दिन की काली रात ऐसे छाई थी, इतनी डरावनी लग रही थी कि कोई इंसान अपने घर के बाहर भी ना निकले। और मैं कब्रिस्तान जा रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने आगे चल कर रही थी और जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा था। मैंने दिल में जरा भी डर ना लगा और मैं कब्रिस्तान पहुंच गई। कब्रिस्तान जाके देखा तो वही मंजर फिर सामने आकर, एक कब्र अचानक फटी और उसमें से एक मुर्दा निकलकर खींचने लगा, रोने लगा। किसी लड़की का बार बार नाम लेकर पुकारने लगा। उस मुर्दे की आंखें से आंसू की जगह खून निकल रहे थे। उसके चेहरे पर जैसे किसी जानवर के नाखून से वार किया हो। उसके दांत बड़े बड़े थे कि उसके पेट पर रखे थे। आंखें एकदम बाहर लटक रही थी। लटके हुए आंखों से खून टपक रहा था। उसके नाक जैसे किसी ने काट लिया हो। जैसे ही किसी जानवर का गला काटते हैं तो खून बूंद बूंद करके गिरता रहता है, वैसे ही उसके नाक से तेजी से खून टपक रहा था। उसकी कफन सफेद, लाल और फटी मिट्टी में सनी हुई थी। कोई व्यक्ति अगर उस मुर्दे को एक झलक देख लेता, उसका दिल कमजोर होता तो वहीं मर जाता। मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुर्दा कम से कम 5 मिनट तक कब्र के बाहर रहा और फिर उसी कब्र में पहले जैसे हो गया और मुर्दा कब्र के अंदर चला गया। मैंने यह मंजर देखा तो दरगाह शरीफ के अंदर चली गई। मेरे साथ से सिलसिला कम से कम 1 साल तक लगातार चला। वही सब जुम्मे की रात को कब्रिस्तान को जाती और वह मुर्दा मंजर देखती और चीख पुकार सुनती और वापस खिड़की से रूम में आ जाते ताकि किसी को पता ना चले। लगभग 1 साल हो गए। जुम्मे की रात की थी। कब्रिस्तान गई। मुझे एक मुर्दा
के पास गई। वो मुर्दा मुझे खुद अपने पास बुलाया। मुर्दे के पास पहुंचकर मुझे जरा भी डर न लगा। मुझे देखकर वो मुर्दा मुस्कुराने लगा और बोला, आज मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे पास खुद ले आई। आज तुमने मेरी मोहब्बत समझ गई, मेरे पास खुद आ गई। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा अब सिर्फ जुम्मे की रात की नहीं बल्कि हर रात होने लगा। वहां इस कब्र पे जाती, उस मुर्दे से बातें करती, उसके साथ रहती, उसके साथ खेलती और फिर घर आ जाती। मेरे घर में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मैं रात को 1 साल से कहीं जाती हूं, किसी से मिलने जाती हूं। मुझे भी अब उसके साथ जाकर और उसके साथ बैठकर उससे बातें करने में दिल को सुकून मिलता। मेरा अब जाने का मन नहीं करता है। मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगता। मुझे भी अपने पास रहना है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाहों में सोना है। मेरी जान, परेशान मत हो। बहुत जल्द हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ही साथ रखूंगा। बस कुछ टाइम और दो मेरी जान, तुम्हारा यही रहता है। कितने महीने से मैं यही बात सुन रही हूं। आखिर कब वो समय आएगा जब आप हम पास ही के लिए रहेंगे? नहीं मेरी जान, कोई मेरे और तुम्हारे मोहब्बत के बीच नहीं आ रहा है, वो नहीं चलता है। हम दोनों साथ रहें, लेकिन मैं उनसे लड़ रहा हूं, समझा रहा हूं, वो मान जाए, बस हम दोनों साथ रहें। उन्हें मनाने की क्या जरूरत है? मार डालो, जो हमारे बीच आए तो मार डालूंगा। जान, बस सबको खत्म कर चुका हूं। बस 3 लोग बचे हैं, उनको भी खत्म कर देता अब तक, लेकिन वो बाबा बीच में आ जाता है, इसलिए मैं हार जा गया। कौन बाबा? हलीम। बताओ मुझे, उसे हम दोनों के रास्ते से हटाती हूं। दरगाह वाला बाबा है। दरगाह वाला मैं जानती हूं, बहुत अच्छे हैं। वो मिलने से मुझे कई बार रोका है, लेकिन मैंने भी बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। अब वो फिर हमारे बीच आने लगा तो उसकी खैर नहीं। बाबा जी, आज कितने महीने से हम आपके पास आ रहे हैं, सालों होता जा रहा है, लेकिन आप सभी समय नहीं आया। बाबा जी, मेरी एक बच्ची है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। रसीदा बेगम, जो जोया की अम्मी थी, रो के बाबा से कह रही थी, आज मैं वो बात जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगी। आखिर मुझे भी पता चले कि मेरी बच्ची कितने मुसीबत में है। बाबा जी, आपको आज बताना ही होगा कि क्या बात है। आप सालों से यही बात क्यों छुपा रहे हैं? आज आपको बताना ही होगा। बाबा जी, आपने कहा कि मैंने अपने हर बात मानी, लेकिन आज आपको सामने हाथ फैला के भीख मांग रही हूं। बता दीजिए वो बात जो आप हमसे छुपा रहे हैं। मुझ पे रहम कीजिए बाबा जी और बता दीजिए। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो बेटा। अभी वो वक्त नहीं आया है कि मैं तुम्हें कुछ बता दूं। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं बाबा जी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रसीदा बेगम रो रो के बाबा जी से वो बात बताने की इल्तिजा कर रही थी। ठीक है, तो आप अपने दिल को मजबूत करो और सुनो, तुम्हारी बेटी एक शैतान के जाल में फंस गई है और उसे अब उस भयानक शैतान के जाल से निकालना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी पूरी तरह से उस शैतान के जाल में आ गई है। अब वो सिर्फ शैतान हो, तुम्हारी बेटी भी उसके साथ है और उसका भरपूर साथ दे रही है, लड़ रही है उससे। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूं, दिल थाम कर रखना। तुम्हारी बेटी को एक लड़का पसंद करता था, मोहब्बत करता था, तुम्हारी गली का ही था।
हलीम नाम का उसका याद था, लेकिन बाबा की उसकी शादी हो गई थी। उसका एक बच्चा भी है। रसीदा बेगम हैरान होकर बाबा जी से कहा, मुझे दोनों का ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम सारी बात बताओ। आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ था? बाबा जी रसीदा बेगम को बात देखकर बोले, बाबा जी, मेरी बच्ची 17 साल की थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था हलीम। वो उससे मोहब्बत कर बैठी। उसे नहीं पता था जिससे वो मोहब्बत कर रही है वो एक धोखा है। जिस मोहब्बत का नाम सुनते ही उसके लबों पे मुस्कान आ जाता था, उसे इल्म नहीं था वही मोहब्बत उसका बर्बाद और रुसवा कर देगी। अम्मी, आज लंच बॉक्स मत बनाइए, मैं आज दोस्तों के साथ बाहर खाना खाऊंगी। बाहर का खाना खाओ, जब बीमार होना फिर पता चलेगा। अरे अम्मी, बेटी को डांट क्यों रही हो? अगर आज उसे खाना अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना है तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? जोया बेटा, ये लो पैसे और आराम से जाकर खाना खाना। हाँ, आप ही इतना सर पर चढ़ा के रखा है। रसीदा बेगम चाय ला बेटा टेबल पर रखे हुए कहा, जोया, यूं तुम्हें मजनू देख रहा है। अगर तुमने उसे एक बार प्यार से देख लो तो हाय वो बेचारा क्या काम से। कॉलेज के गेट से निकलते हुए नेहा, जो जोया का बेस्ट फ्रेंड थी, हंसते हुए कहा, पहले ही बता दूं, इतने अमीर के बेटे फैयाज को तो भाव नहीं दिया, सीधा मुंह बात नहीं की। इस लड़के छाप मजनू देखेंगी तो लोग बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, देखेंगे तुम्हारे लिए कौन सा आसमान का शहजादा उतर कर आएगा। चुप कर नेहा, शहजाद आएगा या नहीं आएगा? आ गया है। कौन है वो खुशनसीब शख्स? तुम सबको नहीं पता? नहीं, हमें तो नहीं पता। अरे वही इसके मोहल्ले का वो पागल मजनू हलीम। हलीम क्या? वो इस मवाली को आंख उठाकर भी नहीं देखती, समझी? तुम सब और ये सब बकवास बंद करो, वरना मुझे बहुत बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। फारिया ने धीरे से रहने को कान में फुसफुसा रही बोल रही है। तू रेहान ने भी फारिया से हाँ में हाँ मिलाया। तुम दोनों क्या आपस में खुसुर फुसुर कर रही हो? उन दोनों को देखकर जोया ने कहा, नहीं तो कुछ नहीं, वो बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। इससे कि जो कोई भी होगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो बेचारा बहुत बदनसीब होगा, क्योंकि तुम जैसी उल्लू पट्टी लड़की उसे मिलेगी जिसे केवल खाना पीना ही आता है। अच्छा अच्छा, नेहा ने ताली रेहान के हाथों से ताली लगाकर बात पूरी की। ठीक है, उड़ा लो तुम सब मेरा मजाक, खूब उड़ाओ, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा, तुम सब स्मार्ट होगा, देख लेना। अच्छा बाबा, जब होगा देखा जाएगा, पहले चल के कुछ खा पी लेते हैं। अनाज में जिसको जो खाना है ऑर्डर कर लो, जोया ने मेन्यू के पास रखते हुए कहा। आज रात क्या प्लान है? खाना खाने के बाद जोया ने सबसे पूछा। इसके इस सवाल पर लोग चौंक कर उसे ही देखने लगे। ऐसे तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने ये सवाल पूछकर कोई गुनाह नहीं कर दिया, जो तुम लोग मुझे खूंखार आंखों से देखते ही तक जा रहे हो। गुनाह तो नहीं किया, लेकिन ये शहद जैसा अल्फाज तुम्हारे जुबान से कैसे टपक गया? रेहान जो जोया के खाला की बेटी थी और एक ही यूनिवर्सिटी में एक क्लास में पढ़ती थी और दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। जोया की बात पर बोली, अफसर, ऐसा होता है, कोई भी दोस्त की पार्टी हो या कुछ भी हो, जोया की वजह से ही जाने पाती थी, क्योंकि वह
जोया के घर पे ही रहती थी और अकेले बाहर जाना रात को इजाज़त नहीं थी। और जोया को बाहर रात को पार्टी वगैरह जाना पसंद नहीं था। ठीक है, बहुत बात हो गई, अब हमें चलना चाहिए, रेहान को कहते हुए जोया खड़ी हो गई। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे, खुदा हाफिज। थोड़ी देर और रुकना जाना चाहिए तो अच्छा रहता। गेट के बाहर निकलते हुए रेहान ने जोया से कहा, क्यों, कुछ काम था क्या? रेहान की बात पर जोया ने कहा, कोई काम नहीं था, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। सुनिए, मुझे आपसे ज़रा बता सकती हैं? अचानक पीछे के दरवाजे से आवाज़ आने का जोया रुक गई और पीछे पलट कर देखा। एक नौजवान शख्स हाथ में कुछ कागज लिए पूछ रहा था। जोया ने उसे पता बताकर आकर गाड़ी के पास बैठ गई। उसकी लाइफ आज तक बहुत से लड़के से प्रपोज किया था, लेकिन उसने इन सब को इग्नोर कर दिया। और ऐसी लड़की नहीं थी कि सबसे चक्कर चलाए। उसने बहुत से हैंडसम बंदे को इग्नोर किया और अल्लाह आज़ाद भाई को इग्नोर कर दिया, जो एक बहुत ही खूबसूरत था और जोया को बेपनाह मोहब्बत करता था। लाइफ में उसने बहुत से शख्स को इग्नोर किया, लेकिन अभी जो इस बंदे से मिली थी वो दिखने में सीधा साधा मामूली फैमिली सा लग रहा था, लेकिन उसमें कोई बात थी। कपड़े तो उसके ज़्यादा कीमती थे, बाल भी बहुत मामूली सा लग रहा था, आंखें बलेरी थीं, रंग सांवला था, हल्का हल्का दाढ़ी रखे था और चेहरे पर एक मासूम दिख रहा था, जैसे उसके इस दुनिया में कोई खबर ही ना हो। उसकी यही मासूमियत जोया को दिल को छू गई। कहते हैं मोहब्बत शान शौकत रुतबा पैसा नहीं देखकर होता, लेकिन जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। जोया को उसकी यही मासूमियत चेहरे से, उसकी आंखों से जोया के दिल को हलचल मचा दी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अच्छा, उसे क्या हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार आज उसे किसी के सामने घबराहट हुई। किसी के आवाज़ सुनकर उसका दिल धड़का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। वह वहां से फौरन आकर गाड़ी में बैठ गई। आखिर क्या होगा जोया के साथ? क्या वह उस जन्नत से बच पाएगी या वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।